अभी तक हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सर्वेइंग, सर्वेइंग का मतलब क्या होता है। फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की, दो तरह की सर्वेइंग मिल जाएगी, प्लेन सर्वेइंग मिल जाएगी, जियोडेटिक सर्वेइंग मिल जाएगी। एक में अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे, उसको बोल देंगे हम प्लेन सर्वेइंग। देन इसके अलावा भी हमने सर्वेइंग को क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सर्वेइंग को क्लासीफाई किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अलग अलग तरह की सर्वेइंग बताई थी आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग वाज बीइंग डिस्कस। फिर हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दो प्रिंसिपल बताए थे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट को आप लोकेट करोगे मेजरमेंट लेने के बाद 2 पॉइंट से। अब वो लीनियर मेजरमेंट भी हो सकती है, वो एंगुलर मेजरमेंट भी हो सकती है। फिर कल की क्लास में हमने बात करी थी प्लान और मैप में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप। दोनों में से किसकी स्केल छोटी होती है, मैप की स्केल कंपैरेटिवली छोटी होती है, प्लान की स्केल कंपैरेटिवली बड़ी होती है। द स्केल विल बी कंपैरेटिवली बिगर, इन केस ऑफ द मैप द स्केल विल बी कंपैरेटिवली स्मॉलर। फिर हमने ये भी देखा था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स, अलग अलग तरह के स्केल की बात करी थी, इंजीनियर स्केल की बात करी थी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करी थी, और हमने ग्राफिकल स्केल की बात करी थी। स्केल क्या होती है, एक फिक्स्ड रेशियो होती है फॉर एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये एक फिक्स्ड रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया था, स्केल का नाम दे दिया था। और लास्ट जो हमने बात करी थी वो किसकी करी थी, ग्राफिकल स्केल की बात करी थी। ग्राफिकल स्केल पिक्चर में क्यों आई थी, ग्राफिकल स्केल पिक्चर में इसलिए आई थी क्योंकि कई बार जो हमारा प्लान और मैप होता है वो श्रिंक कर जाता है या एक्सपैंड कर जाता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर की वजह से। तो हमें मेजरमेंट सही मिले इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल स्केल यूज करते हैं। फिर मैंने श्रंक रेशो या श्रंक फैक्टर की बात करी थी, और श्रंक रेशो या श्रंक फैक्टर की मदद से करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे इसकी बात कर ली थी। यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। तो शुरू के 5 मिनट में 10 मिनट में मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि कौन कौन सी बातें हमने डिस्कस करी थी, व्हाट वाज बीइंग डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। चले आगे। प्लीज टेल एन अकेडमी टू लॉन्च सेंटर इन प्रयागराज, ऑल्सो देयर आर सो मेनी कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स हियर। इफ देयर आर सो मेनी कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स दे विल लॉन्च द सेंटर इन प्रयागराज। वो खुद ही कर देंगे भाई, उनका तो काम है। अगर उनको लगता है कि वहां पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है वो खुद ही लॉन्च कर देंगे बिना आपसे पूछे हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। अगला पॉइंट क्या है, एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। कल हमने बात करी थी किसकी, कल हमने बात करी थी श्रिंकेज की। सो इन द यस्टरडेज क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट द श्रिंकेज, श्रंक फैक्टर की बात करी थी। आज हम बात करेंगे एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। इस बार पेपर श्रिंक नहीं हुआ है, ध्यान रखना। इस बार क्या है, आपने स्केल गलत यूज कर ली। अगर आपने स्केल गलत यूज कर ली तो जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मेजर करोगे आप ग्राउंड के ऊपर, वो सही डिस्टेंस होगा या गलत डिस्टेंस होगा। अगर आपने गलत स्केल यूज कर ली, जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा ग्राउंड के ऊपर वो गलत निकल के आ जाएगा। तो सही डिस्टेंस या सही लेंथ मेजर करने के लिए क्या अप्रोच हम यूज करेंगे, दैट विल डिस्कस हियर। अब उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे यहां पे। अब इस बात को समझने के लिए क्या करूं, एग्जांपल लेता हूं ताकि आप खुद डिराइव करो। एक्सप्रेशन तो देखो लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से अगर ये एक्सप्रेशन पढ़ोगे 1 दिन या 2 दिन भी याद नहीं रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे इस एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है फॉर्मली, बट फ्रॉम वेयर दिस एक्सप्रेशन कम्स इनटू द पिक्चर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर मेरे को एक्सप्रेशन नहीं भी याद हो, पेपर में आंसर आपका जरूर निकल के आ जाएगा, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। इस बात को समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे ग्राउंड के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, ये ग्राउंड के ऊपर हमारी लाइन बनी हुई है, लाइन है ए बी। आर्बिट्री कुछ भी ले लेते हैं, आर्बिट्री कुछ भी ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये जो लाइन है ये 10 मीटर बड़ी, ग्राउंड के ऊपर एक लाइन बनी हुई है जो कितनी है, 10 मीटर बड़ी बनी हुई है। मैंने इसका प्लान बनाया, आई हैव ड्रॉन अ प्लान। तो प्लान बनाया, प्लान के ऊपर ये लाइन आई ए बी, प्लान के ऊपर ये लाइन आई ए बी, और हमने स्केल क्या यूज कर रखी है, करेक्ट स्केल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं करेक्ट स्केल। तो हमारी करेक्ट स्केल क्या है, तो हमारी करेक्ट स्केल, अच्छा स्केल खूब तरह से बताई थी आपको, इंजीनियर स्केल बताई थी और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताया था, बोथ वर बीइंग डिस्कस्ड। तो लेट अस सपोज हमारी जो करेक्ट स्केल है वो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में बता रहा हूं। जो करेक्ट स्केल है वो मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में बता रहा हूं। 1/100 क्या मतलब है इस बात का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जरा मतलब बताना। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/100 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/100 है, इस बात का मतलब क्या है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ ऑन दी प्लान विल करस्पॉन्ड टू 100 यूनिट ऑफ द लेंथ इन द ग्राउंड। अगर 1 यूनिट प्लान के ऊपर है, करस्पॉन्डिंग 100 यूनिट किसके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। तो अगर ग्राउंड पे हमारे लाइन की लेंथ 10 मीटर है,
तो हमारे प्लान के ऊपर कितनी होनी चाहिए? अगर ग्राउंड के ऊपर ये 10 मीटर है तो हमारे प्लान के ऊपर कितनी होनी चाहिए? तो 1/100 का चल रहा है, तो हमारे प्लान के ऊपर कितना चला जाएगा? 1 ऑन प्लान रिप्रेजेंट्स 100 ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। सो 10 ऑन द ग्राउंड विल रिप्रेजेंट हाउ मच? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर बोले तो कितना हुआ? 0.1 मीटर तो कितना बोले? तो बिल्कुल सही बोला विकास, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंकित पटेल बिल्कुल सही बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। क्या बोल रहे भाई? ये 0.1 मीटर, तो इसको मैं बोलूंगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, और आप क्या बोल सकते हो? 10 सेंटीमीटर। कोई भी एक चीज बोल सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चाहे 0.1 मीटर बोल दो, चाहे 10 सेंटीमीटर बोल दो। क्लियर है चीज? ये हमारा प्लान है, ये हमारा ग्राउंड है। सो दिस इज ग्राउंड, दिस इज अवर प्लान। चले यहां तक? हमारी करेक्ट स्केल क्या है? 1/100 है। दिस इज अवर करेक्ट स्केल। अब आप गलत स्केल यूज कर रहे हो, गलत स्केल यूज कर रहे हो, तो इनकरेक्ट स्केल। सो इनकरेक्ट स्केल, तो इनकरेक्ट स्केल, तो इनकरेक्ट स्केल है हमारी 1/50। आपने इनकरेक्ट स्केल क्या पढ़ी? 1/50। क्या मतलब है इस बात का? 1 यूनिट ऑन दी प्लान विल करस्पॉन्ड टू 50 यूनिट ऑन दी ग्राउंड। 1 यूनिट ऑन दी प्लान विल करस्पॉन्ड टू 50 यूनिट ऑन दी ग्राउंड। ये मेरी इनकरेक्ट स्केल है। चलो, अगर ये लाइन 0.1 मीटर की है, आप ए बी ग्राउंड के ऊपर कितना बता दोगे? अगर मैंने इनकरेक्ट स्केल यूज करी तो हमारी करेक्ट लेंथ कितनी है? अवर करेक्ट लेंथ इज हाउ मच? हमारी करेक्ट लेंथ है 10 मीटर की। सो करेक्ट लेंथ इज 10 मीटर। तो आप रॉन्ग लेंथ कितनी बताओगे, या मेजर्ड लेंथ कितनी बताओगे? व्हाट इज द मेजर्ड लेंथ दैट यू विल टेल? आप मेजर्ड लेंथ बताओगे 5। अरे भाई ग्राउंड के ऊपर बोल रहा हूं भाई, ग्राउंड के ऊपर। या तो सवाल समझ में नहीं आता या कैलकुलेशन नहीं करने आती। अरे भैया प्लान के ऊपर तो ये ए बी बनी हुई है, ए बी 0.1 मीटर बनी हुई है। अगर ए बी 0.1 मीटर बनी हुई है और मैंने इनकरेक्ट स्केल यूज करी, मैं ग्राउंड के ऊपर ए बी कितनी बता दूंगा? मैं ग्राउंड के ऊपर ए बी कितनी बता दूंगा? 1 यूनिट प्लान के ऊपर 50 यूनिट ग्राउंड के ऊपर बताता है, तो 0.1 यूनिट कितना बता देगा? 5 मीटर ऑन दी ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है। गुरविंदर सिंह और विकास कुमार, इन दोनों ने सही चीज बताई है। आप क्या बता दोगे? 5 मीटर बता दोगे, तो ये गलत है, इट इज इनकरेक्ट। तो अगर आपने गलत स्केल यूज करी तो आप ग्राउंड के ऊपर मेजर्ड लेंथ गलत बता दोगे, इट इज इनकरेक्ट। क्लियर है चीज? चलो ये बात समझ में आती है। अब मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है। मैं करेक्ट लेंथ कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड करेक्ट लेंथ? जरा मुझे ये बताना, इस पूरी कहानी में क्या चीज कांस्टेंट है? इस पूरी कहानी में क्या चीज कांस्टेंट है? व्हाट इज कांस्टेंट इन द एंटायर स्टोरी? करेक्ट लेंथ डिफरेंट आ रही है, मेजर्ड लेंथ डिफरेंट आ रही है, जो करेक्ट स्केल है ये डिफरेंट आ रही है, इनकरेक्ट स्केल डिफरेंट आ रही है। जरा कोई मुझे तसल्ली से सोच के बता सकता है इस पूरी कहानी में क्या चीज कांस्टेंट है? व्हाट इज कांस्टेंट? ग्राउंड लेंथ। बेटा ये तो गलत बता रहे हो, ग्राउंड लेंथ तो एक बार 10 मीटर बता रहे हो, दूसरी बार 5 मीटर बता रहे हो, कहां कांस्टेंट है ये? व्हाट इज बीइंग कांस्टेंट हियर? ट्रू लेंथ। मैप की लेंथ, ये देखो सजल सिंह ने बताया है, लेंथ ऑन दी मैप। शकील ने बिल्कुल सही बताया है, विकास कुमार ने बिल्कुल सही बताया है। भैया क्या चीज कांस्टेंट पड़ी हुई है? आपके प्लान के ऊपर जो लाइन बनी हुई है ए बी, ये तो उतनी लेंथ की बनी हुई है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल उतनी की उतनी है 0.1 मीटर। अब मैं ऐसी कंसेप्ट को यूज कर लूंगा, आई विल यूज दिस कंसेप्ट ओनली। तो ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज फिक्स्ड है और ये चीज सही है। मैं इसी को यूज करूंगा करेक्ट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। आई विल बी यूजिंग दिस वैल्यू टू फाइंड द करेक्ट लेंथ। कैसे यूज करूंगा जरा चेक करो। एक पेज ऐड किया, पेज ऐड किया, कलर चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, कलर लेते हैं ब्लैक। चलो जरा मुझे बताना व्हाट इज द आरएफ ऑफ, व्हाट इज द आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल? व्हाट इज द आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल? जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया इसमें करेक्ट स्केल का आरएफ क्या था? व्हाट वाज द आरएफ ऑफ द करेक्ट स्केल? इट वाज 1/100। तो 1/100 आरएफ ऑफ द करेक्ट स्केल इज 1/100। चलो कोई मुझे बताएगा आरएफ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन? इट इज 1 यूनिट ऑन द प्लान। सो 1 यूनिट ऑन द प्लान डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय व्हाट? सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द लेंथ ऑन द ग्राउंड। यही मतलब था। इस बात का मतलब यह है दिस इज ए बी डिवाइड बाय विच डिस्टेंस?
दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय विच डिस्टेंस। हाँ, अब कौन सी डिस्टेंस? करेक्ट स्केल मुझे कौन सी डिस्टेंस निकाल के देगी? करेक्ट स्केल मुझे करेक्ट डिस्टेंस निकाल के देगी। हाँ, ग्राउंड बताएगी पर कौन सी? करेक्ट। तो डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। सो डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। क्लियर है चीज? तो डिवाइड बाय करेक्ट लेंथ। व्हाट इज RF ऑफ रॉन्ग स्केल? RF ऑफ रॉन्ग स्केल वॉज इक्वल टू 1/50। ये 1/50 था। दिस इज इक्वल टू व्हाट? AB। जो AB हमारे मैप के ऊपर या प्लान के ऊपर दूरी थी, ये AB डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय मेजर्ड लेंथ। सो डिवाइड बाय मेजर्ड लेंथ। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन में से क्या बराबर कर दो? सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 AB को बराबर कर दो। AB किसके बराबर है? AB इज इक्वल टू करेक्ट लेंथ इनटू RF ऑफ व्हाट? करेक्ट स्केल। दिस इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ। So this is equal to measured length into RF of which scale? RF of wrong scale। देखो आगे रिलेशनशिप। तो इक्वेट AB, बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक स्पैरो। तो मेरे को पीछे क्या निकालनी थी? करेक्ट लेंथ निकालनी थी। तो मैं करेक्ट लेंथ कैसे निकालूं? हाउ टू कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ? तो अब अगर मुझे करेक्ट लेंथ निकालनी है, सो करेक्ट लेंथ विल बी इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल into measured length। so into measured length। और आपकी measured length क्या थी? गलत थी। your measured length was incorrect। आ गया रिलेशनशिप निकल के। this is the relationship। कैसे? हमारी RF क्या थी रॉन्ग स्केल की? RF of the wrong scale was 1/50। RF of the correct scale was 1/100। so 1/100, 1/100। what was your measured length? measured length was 5 मीटर। देखो कितना निकल के आ रहा है। So your correct length was 10 मीटर। आपकी करेक्ट लेंथ क्या थी? 10 मीटर थी। तो आगे रिलेशन यूज करो। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करेक्ट लेंथ, रॉन्ग लेंथ और करेक्ट RF एंड रॉन्ग RF। अनलेस प्रूवन। मेजर्ड लेंथ को इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, इनकरेक्ट नहीं बोल सकते। अरे मेजर्ड ही तो इनकरेक्ट है बाबा। जो मैंने मेजर किया वही तो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने स्केल कौन सी यूज करी थी? इनकरेक्ट यूज कर ली थी। तो मैंने जो स्केल यूज करी इनकरेक्ट यूज करी, तो मैंने जो मेजर कर ली लेंथ वो क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। तो फील्ड में मुझे नापनी थी AB। लेट सपोज बाउंड्री लाइन मार्क कर रहे हो या फाउंडेशन बना रहे हो, तो आपको मार्किंग बनानी पड़ेगी। तो आप ये जो मार्किंग बनाने बैठे, ये 5 मीटर की बना ली आपने, तो ये क्या थी आपकी? इनकरेक्ट थी। दैट वाज इनकरेक्ट। क्लियर है पूरी कहानी? तो बाकी रटना है, जिनको समझ में नहीं आया उनके रटने के लिए एक्सप्रेशन है। So correct length is equal to RF of the wrong scale divided by RF of correct scale into measured length। तो ये रिलेशनशिप आ गई। अब अगर लेंथ की जगह एरिया हो, तो हम बोलेंगे RF of the wrong scale divided by RF of the correct scale का होल स्क्वायर। तो जब एरिया निकालना है आपको, यहां पे होल स्क्वायर आ जाएगा। सो होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। अगर एक बार मेजरमेंट ले ली तो किसी भी स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर एक बार आपने मेजरमेंट ले ली तो किसी भी स्केल पे कन्वर्ट कर सकते हो। पर एक्चुअल में होता क्या है? हमारे पास प्लान होता है, फील्ड में चीज नहीं होती है। तो फील्ड में हमें जाके वो मार्किंग बनानी होती है। पर अगर फील्ड में बनी हुई है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। देन यू कैन मेजर। करेक्ट इनटू करेक्ट, रॉन्ग इनटू रॉन्ग रटा था, आज तक क्लियर हुआ? चलो ठीक है। गेट में इस बार यही, हाँ गेट में इस बार एरिया वाला क्वेश्चन आया था। अब वो आता कहां से? उसको डिराइव करके दे रखा है मैंने। फ्रॉम वेयर इट कम्स इनटू द पिक्चर, उसको डिराइव करके दे दिया। दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम हियर। क्लियर है? आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब सवाल ये आता है कि भैया मैं कौन सी स्केल चूज करूंगा? हाउ टू चूज द स्केल ऑफ द मैप? The scale of the map which is to be chosen by us will depend upon the two factors। दो फैक्टर पे डिपेंड कर जाएगी। तो मैं कौन सी स्केल यूज करूं मैप के अंदर, ये दो बातों पे डिपेंड करेगी। पहला, इट विल डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ द मैप। आप मैप को यूज कहां पर ले रहे हो। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ द टेरिटरी विच इज टू बी रिप्रेजेंटेड। कितनी बड़ी जगह आपको रिप्रेजेंट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम कौन सी स्केल यूज करेंगे मैप के ऊपर, ये डिपेंड कर जाएगा दो बातों पे। पहला, यूज ऑफ द मैप। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ द टेरिटरी विच इज टू बी रिप्रेजेंटेड। जैसे एग्जांपल, अगर आपको बड़ी टेरिटरी बतानी है,
स्केल छोटी रखोगे या बड़ी रखोगे? अगर आपको बड़ी टेरिटरी बतानी है तो स्केल छोटी रखोगे बड़ी रखोगे? ये मैं कल ड्राइव करके बताया था आपको, इन इफेक्ट एग्जाम्पल भी लिए थे मैंने, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑल्सो। तो अगर मेरे को बड़ी टेरिटरी दिखानी है तो स्केल क्या रखनी पड़ेगी? छोटी रखनी पड़ेगी। और अगर मेरे को छोटी टेरिटरी बतानी है तो स्केल क्या रखनी पड़ेगी? अगर मेरे को छोटी टेरिटरी बतानी है स्केल क्या रखनी पड़ेगी? लार्ज रखनी पड़ेगी। तो स्केल विल बी कंपैरेटिवली लार्जर। क्लियर है? एक शॉर्ट ट्रिक है इसका बेटा, शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक मैंने आज तक कभी किया ही नहीं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा शॉर्ट ट्रिक का। मैं हमेशा बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा हूँ, बेसिक कंसेप्ट से पेपर दिए मैंने, उसी से निकाला है। शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लो, अगर आपको याद करना सही रहता तो शॉर्ट ट्रिक कर लो आप। क्लियर है? सो चॉइस ऑफ द मैप विच इज टू बी सेलेक्टेड इज, so choice of the map which is to be selected is will depend upon use of the map, will depend upon the extent of the territory which is to be covered। कितनी extent of territory आपको cover करनी है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन स्केल्स बता रखिए। सो सम ऑफ द कॉमन स्केल्स विच आर जनरली यूज्ड इन वेरियस सर्वे दैट आर बीइंग मेंशन्ड। तो कुछ कॉमन स्केल जो हम यूज करते हैं सर्वे के अंदर वो मेंशन्ड है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे टोपोग्राफिक सर्वे बता रखा है। टोपोग्राफिक सर्वे आपको क्या होता है? टोपोग्राफिक सर्वे, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज टोपोग्राफिक सर्वे, जिसमें हम टोपोग्राफिक फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे, प्रॉपर्टी लाइन मार्क करते हैं। ज्योग्राफिकल सर्वे डिस्कस कर रखा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो। ज्योग्राफिकल सर्वे, चलो तो स्केल की बात करें। टोपोग्राफिकल सर्वे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर टू 2.5 किलोमीटर। कैडेस्ट्रल सर्वे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर टू 0.5 किलोमीटर। जियोग्राफिकल सर्वे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। फॉरेस्ट मैप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25 किलोमीटर। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको यहाँ पे, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू। क्लियर है यहां तक? चलो जरा बताना इसमें से कौन सी स्केल सबसे छोटी है, कौन सी स्केल सबसे बड़ी है? विच ऑफ द स्केल आउट ऑफ 2 इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, और कौन सी स्केल कंपैरेटिवली बड़ी है? इन चारों में से सबसे छोटी वाली स्केल कौन सी है? ज्योग्राफिकल स्केल स्मॉलर। तो ज्योग्राफिकल स्केल स्मॉलर ये सबसे छोटी स्केल है। और सबसे बड़ी स्केल कौन सी है? अंकित ने बिल्कुल सही बोला, शुभम ने बोला, रोमित ने बोला, सब सही आंसर बता रहे हैं। वाह गजब। चलो ज्योग्राफिकल स्केल, सबसे बड़ी स्केल कौन सी आ गई इसके अंदर? सबसे बड़ी स्केल, तो सबसे बड़ी स्केल हमारी या तो गई 0.25 किलोमीटर, 5 मीटर, ये भी डाल सकते हो। 0.25 से छोटी भी तो है ना ये, तो ये हमारी आ गई लार्जेस्ट। सो दिस इज लार्जेस्ट। 5 मीटर भी आ गया ना यहाँ पे, 5 मीटर इज ऑल्सो देयर। तो जो कैडेस्ट्रल सर्वे है इसकी स्केल क्या आ गई हमारी? लार्जेस्ट स्केल आ गई है। तो दिस स्केल इज लार्जेस्ट स्केल। अब यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है, यहां से एक और कंसेप्ट निकल के आता है क्या? चूज अ स्केल विच इज लार्ज इनफ। चूज अ स्केल, ध्यान से सुनना, चूज अ स्केल विच इज लार्ज इनफ so that in plotting a scale distance from the finished map it will not be necessary to read the scale closer than 0.25 mm। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चूज अ स्केल लार्ज इनफ कहने का मतलब है मैंने कंडीशन स्केल की मिनिमम वैल्यू के ऊपर डाली है, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर डाली है। मैं बोल रहा हूं चूज अ स्केल विच इज लार्ज इनफ सो दैट इन प्लॉटिंग और इन स्केलिंग द डिस्टेंस, अगर आप फिनिश्ड मैप को पढ़ रहे हो तो 0.25 mm से कम दूरी नहीं पढ़नी पड़े। तो मैं कंडीशन किसके ऊपर लगा रहा हूं? मिनिमम वैल्यू के ऊपर लगा रहा हूं। तो चूज अ स्केल लार्ज इनफ, अब लार्ज वर्ड यूज किया है, मैक्सिमम के ऊपर मत चले जाना, मिनिमम के ऊपर लगा रहे हैं हम। तो मेरा कंडीशन लग रहा है मिनिमम के ऊपर, तो कम से कम इतनी स्केल तो रखो, तो कम से कम इतनी स्केल तो रखो कि जब आप मैप को पढ़ रहे हो, जब आप मैप को पढ़ रहे हो, मैप के ऊपर ये लाइन बनी हुई है ए बी, आपने इस ए बी को नापा, जब आप इस ए बी को नापने बैठे, तो जब आप इस ए बी को नापने बैठे 0.25 mm से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 0.25 mm से छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0.25 mm से छोटी वैल्यू होगी आप देख ही नहीं पाओगे उसे, इतनी छोटी वैल्यू हो जाती है। तो आपकी स्केल इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि जब आप मैप्स को पढ़ो किससे छोटी वैल्यू नहीं पढ़नी पड़े, 0.25 mm से छोटी वैल्यू नहीं पढ़नी पड़े। क्लियर है चीज?
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना है इस चीज का, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। तो नॉट लेस देन 0.25 mm। तो इससे छोटी वैल्यू पढ़ोगे देख ही नहीं पाते हम नेकेड आई से। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप ऑफ स्केल। अब कितने तरह की स्केल होती है, एक एक करके सारा उठाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स विच आर अवेलेबल। खूब तरह की स्केल है हमारे पास। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज प्लेन स्केल। पहली स्केल मेरे हिसाब से सबने इसको यूज कर रखी होगी, जिसने सबने से स्कूल यूज कर रही होगी। कौन सी स्केल यूज कर रखी होगी स्कूल में? जो प्लेन स्केल आती है, रूलर होता है एक। अब प्लेन स्केल क्या होती है? प्लेन स्केल वो स्केल होती है ऑन विच इट इज पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशंस। प्लेन स्केल वो स्केल होती है जिसमें आप 2 डायमेंशन मेजर कर पाओ। 2 डायमेंशन कौन से मेजर कर पाओ? एक यूनिट और एक टेंथ। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आप सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो और mm भी मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर सेंटीमीटर एंड mm। जैसे एग्जांपल, और आप मीटर मेजर कर सकते हो और डेसीमीटर मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर मीटर ऑल्सो, यू कैन मेजर डेसीमीटर ऑल्सो। आप डेसीमीटर की भी मेजरमेंट कर सकते हो इसके अंदर। क्लियर है? तो प्लेन स्केल वो स्केल होती है जिसमें हम 2 डायमेंशन पढ़ सकते हैं, एक यूनिट प्लेस वाला और एक टेंस प्लेस वाला। तो आप जो स्कूल कॉलेज में रूलर यूज करते हो वो कौन सी स्केल होती है? दैट स्केल इज व्हाट? दैट स्केल इज प्लेन स्केल ओनली। तो इसी तरह की स्केल होती है, द स्केल इज ऑफ दिस टाइप ओनली। तो लेट अस सपोज 0 1 2 3 4 5। तो इसमें आप कौन कौन सी रीडिंग निकाल लेते हो? 2 3 4 5। तो यूनिट और टेंस प्लेस वाली रीडिंग उठा सकते हो, तो इसको हम प्लेन स्केल बोलते हैं। ओनली 2 डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज व्हाट? प्लेन स्केल। इसकी मैंने रियल पिक्चर नहीं उठाई क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि सबने देख रखी होगी। आगे मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, आगे मैं आपको डायग्राम मेंशन कर दूंगा। द नेक्स्ट ऑफ द स्केल विच इज अवेलेबल, द नेक्स्ट ऑफ द स्केल विच इज अवेलेबल इज नोन एज डायगोनल स्केल। इन डायगोनल स्केल 3 डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, आ गई वो भी, डायगोनल स्केल आ गई है। सो नेक्स्ट ऑफ द स्केल विच इज अवेलेबल इज नोन एज डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल क्या होती है? डायगोनल स्केल इज दैट टाइप ऑफ स्केल ऑन विच इट इज पॉसिबल टू मेजर 3 डायमेंशंस। कौन सा? यूनिट, टेंथ और 100। जैसे एग्जांपल, आप मीटर मेजर कर सकते हो, डेसीमीटर मेजर कर सकते हो और सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। तो वो स्केल जिसके ऊपर 3 डायमेंशन मेजर किए जा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल किस फंडे पे काम करती है? डायगोनल स्केल काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? सिमिलर ट्राइंगल। डायगोनल स्केल किस फंडे पे काम करती है? सिमिलर ट्राइंगल के फंडे पे काम करती है। अब ध्यान से समझना कैसे। इस बात को समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है, इस बात को समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है। ये इंजीनियरिंग स्केल है। इंजीनियरिंग स्केल, भाई इंजीनियरिंग स्केल कहां से आ गई? कौन सी इंजीनियरिंग स्केल भैया? उसमें यूनिट लिखने पड़ता है, यूनिट थोड़ी बताया। हाँ, सिमिलैरिटी पे काम करती है। देखो मेरे पास एक लाइन है ए बी, आई हैव वन लाइन ए बी। मेरे को इस लाइन ए बी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है। सर आपने ये कंसेप्ट कैसे क्लियर किए? कोचिंग या सेल्फ स्टडी? उससे इसके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो, हाँ, मेरे पास एक लाइन है ए बी, आई हैव अ लाइन ए बी। मुझे इस लाइन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना है। आई हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन सेवरल यूनिट्स। इस बात को करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक लाइन बनाई बी सी। वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ लाइन बी सी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने एक लाइन बनाई बी सी विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई हैव डिवाइडेड दिस लाइन इन 10 पार्ट्स। दिख रहे हैं 10 पार्ट? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आखिरी वाला पार्ट 10वां पार्ट है। तो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। चलो समझ में आता है। मैंने ए और सी को ज्वाइन किया, ए और सी को ज्वाइन किया। ये जो भी आपके 10 इक्वल पार्ट हैं, यहां से मैंने एक लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू ए बी लाइन। सो विच इज पैरेलल टू ए बी लाइन। 2 पॉइंट से एक और लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू ए बी लाइन एंड सो ऑन। चलती गई बात, तो बात चलती गई। अब जरा चेक करो, अगर मैं सिमिलरिटी लगाऊं, इफ आई अप्लाई सिमिलरिटी, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल C1-1। ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल C1-1। सिमिलरिटी आ गई निकल के। अब जब ये सिमिलरिटी निकल के आ गई, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ AC/1-1 इज इक्वल टू व्हाट? आप बोल सकते हो AC/1-1 इज इक्वल टू CB/C1।
तो CB अपॉन C1, तो आ गई ये रिलेशनशिप निकल के। और CB और C1 में क्या रिलेशनशिप है, हमें पता है जो C1 है वो CB का कितना है, जो C1 है वो CB का 1/10 है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इट मींस व्हाट कैन बी स्टेटेड, इसका मतलब जो 1-1 है, 1-1 इट इज इक्वल टू AC, ये पोर्शन उठ के नीचे आ जाएगा, ये पोर्शन जब उठ के नीचे आ जाएगा दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, बाय 10। तो जो 1-1 है वो AB का कौन सा पोर्शन हो गया, 1/10 पोर्शन हो गया। इसका मतलब जो 1-1 है, अच्छा AB है क्या, तो AB है, तो AB कर दो, AB कर दो, लो नॉमेनक्लेचर AB है तो AB कर दिया। क्लियर है पूरी कहानी। सर आपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रेलवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया, कब पढ़ाओगे? बेटा जब तुम ट्रेन की टिकट खरीदोगे तब पढ़ाऊंगा। जैसे तुम ट्रेन की टिकट खरीद के यूट्यूब पे आओगे, ट्रांसपोर्ट रेलवे उसी समय खत्म हो जाएगी। तो तुम फटाफट जाओ, ट्रेन की टिकट खरीदो और यूट्यूब पे आओ और टाइप करो रेलवे इंजीनियरिंग बाय जसपाल सर, उस समय रेलवे पूरा हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटेड देयर। तुमने टिकट ही नहीं ली तो कैसे तुम्हें रेलवे मिल जाएगी? क्लियर है पूरी कहानी। चलो, तो ये डायगोनल स्केल का भी प्रिंसिपल निकाल के बता दिया। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल, सिमिलैरिटी के ऊपर काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है, वन एग्जांपल इज आल्सो गिवन टू यू, चेक। ये हमारी डायगोनल स्केल है, सारे ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ भाई, फिर से मेरी गलती है, सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं दूसरा रिलेशन बताऊं, 2-2 is equal to AB is equal to AB, so is equal to AB, मिट जा भाई, का 2/10। वैसे ही 3-3 is equal to 3/10 times of AB, 4-4 is equal to 4/10 times of AB, and so on। तो ये सारे ट्राइंगल ही सिमिलर है, ऑल दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो वो मैंने छोड़ दिया लिखना कि यार एक चीज तो बता दी, यहां से दूसरी चीज तो समझ ही जाओगे आप, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो सारे ट्राइंगल ही सिमिलर है, ऑल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा, इसका एग्जांपल भी दे रखा है, ये हमारी डायगोनल स्केल है, दिस इज अवर डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल को पढ़ते कैसे हैं वो समझते हैं, डायगोनल स्केल को पढ़ते कैसे हैं वो समझते हैं, जरा चेक करो। दिस इज अवर डायगोनल स्केल, ये हमारी डायगोनल स्केल बनी हुई है। जब आप डायगोनल स्केल की मेजरमेंट कर रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग द डायगोनल स्केल, लेट सपोज मेरे को दूरी नापनी है। अब दूरी नापनी है, कौन सी दूरी नापूं? 2-3 पॉइंट्स तो हैं इसके ऊपर, 2-3 पॉइंट्स आर देयर, 2-3 पॉइंट्स आर देयर। इसको हम करते हैं ये 21। सो ये आपको 1 पॉइंट बना के दे दिया, सो 1 पॉइंट बना के दे दिया, सो 1 पॉइंट बना के दे दिया। जरा मुझे बताएगा कोई कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? बोर्ड के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई, जरा उसकी दूरी नाप के बताना कितनी है। मैंने बोर्ड के ऊपर एक लाइन बनाई है, उसकी दूरी कितनी है? 21। चलो 21, बिल्कुल सही बात है। कितने यूनिट पढ़े आपने यहाँ पे? हाउ मेनी डायमेंशंस यू हैव रेड? अभी कितने डायमेंशन पढ़ लिए आपने? यूनिट और 10th, 2 डायमेंशन पढ़ लिए आपने। सो 2 डायमेंशंस आर रेड, 20 and 1। तो 2 डायमेंशन आपने पढ़ लिए यहाँ पे, यूनिट भी पढ़ लिया, 10 भी पढ़ लिया। चलो एक और पॉइंट उठाता हूं, लेट अस सपोज ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो जरा मुझे कोई बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? 21 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, 9। अरे 21 यूनिट्स छोड़िए, अरे डायमेंशंस की बात चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस। तो ये कितनी है? 9 यूनिट। सो दिस इज 9 यूनिट। आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस। कितने डायमेंशन पढ़े? यूनिट पढ़ा, टेंस पढ़ा, 100 पढ़ा, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये यूनिट है, ये टेंस है ना, तो वैसे पूछ रहा हूं मैं। चलो अब अगली वैल्यू पढ़ के बताओ, एक और वैल्यू पढ़ते हैं अब हम। आई विल बी रीडिंग वन मोर वैल्यू, तो वन मोर वैल्यू। इसको मिटाते हैं, आई विल बी इरेजिंग दिस, इसको इरेज किया। अब जरा बताना ये कितनी वैल्यू है? दिस इज हाउ मच?
अभी जो मैंने लाइन बनाई है इसकी दूरी कितनी है? अभी जो मैंने लाइन बनाई है इसकी दूरी कितनी है? 0, 0 से 20, सो 0 से 20, फिर हम आगे गए 6 तक, 6 वाली वर्टिकल लाइन कितनी हो गई? 26। तो आगे गए, वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 26 निकल के आ गई। सो दिस इज 26। 27 नहीं है बेटा, देखो ना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है ना सीधा 6 पे। सो दिस इज 26। 27 थोड़ी है, 27 के लिए मेरे को आगे जाना पड़ेगा ना एक, तो इट इज 26 ओनली। सैमसंग, हो सकता है थोड़ा जूम ज्यादा करना पड़े, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा हो, पर ये 26 है। दिस इज 26। अब वापस तसल्ली से देखना, तसल्ली से देखना क्या पूछ रहा हूं मैं, जरा मुझे बताना ये वाली वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज हाउ मच? ये वाली दूरी कितनी है? लेकिन सर आगे तो 21 है ना, आगे 21 है। अरे भाई यहीं पे आगे रोक दिया प्रभु, इस डॉट तक थोड़ी लेके गया हूं मैं। आगे 21 कहां पर है? 20 पे आगे रोक दिया ना मैंने, दूसरे वाले डॉट तक थोड़ी ना गया था कि पीछे 21 होता, यहीं पे रोका हुआ है मैंने। आई हैव स्टॉप्ड इट हियर ओनली। 27 अब नहीं है भैया, 27 यही बताना था, इट इज नॉट 27। ये देखो कैप्टन जैक स्पैरो ने बताया है, कैप्टन जैक स्पैरो ने भी गलत बताया है, ये सत्य प्रकाश ने बिल्कुल सही बताया है। सत्य प्रकाश, सचिन, शेखर और गौतम यादव अब सब सही बता रहे हैं। देखो 20 तो यही बना, दिस इज 20, ये हमारा 20 बन गया। देन 6 यूनिट यहां पर आ रहा था, सो दिस इज अवर 6 यूनिट, सो दिस इज अवर 6 यूनिट। अब मेरी डायगोनल स्केल आई, नाउ डायगोनल स्केल इज इनटू द पिक्चर। जरा चेक करो, ये डायगोनल स्केल चलाई, ये डायगोनल स्केल चलाई और जाके ये किसको मीट कर रही है? ये मीट कर रही है हमारे 0.6 वाले फैक्टर को। इसका मतलब 6 से ऊपर और कितनी वैल्यू आई? 6 से ऊपर वैल्यू आई 0.6। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है? 26.6। तो यहां पर हम कितने डायमेंशन रीड कर सकते हैं? यहां पर हम 3 डायमेंशन रीड कर सकते हैं, यूनिट, टेंस और 100। पर पिछली वाली स्केल में ये पॉसिबल नहीं था। तो 6/10 होगा, हाँ तो 6/10 भैया 0.6 ही तो हुआ, तो 26 6/10 कितना हुआ? 0.6 ही तो है, तो 26.6। क्लियर है? सो हियर 3 डायमेंशंस आर पॉसिबल। तो डायगोनल स्केल में जिसमें आप 3 डायमेंशन पढ़ पाओ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। द नेक्स्ट ऑफ द स्केल विच इज अवेलेबल इज वर्नियर स्केल। अगली जो स्केल अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। अब क्या होती है वर्नियर स्केल? फिर से मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आपने अपने कॉलेज में कभी ना कभी वर्नियर कैलिपर यूज किया होगा। अभी मैं इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा, आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो। ये लो देख लो, कहाँ है वर्नियर कैलिपर? ये रहा वर्नियर कैलिपर। सो दिस इज द वर्नियर कैलिपर विच इज बीइंग शोन टू यू। ये वर्नियर कैलिपर आपको दिखा रखा है। तो कभी ना कभी आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया होगा अपने लैब के अंदर, या जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की वर्कशॉप लगती थी उसके अंदर। अब होता क्या है वर्नियर? वर्नियर को डिफाइन करें। वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर एक स्पेशल डिवाइस होता है विच इज यूज फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल और मेन स्केल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्नियर स्केल एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केल होती है जिससे आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं, ये मेरी मेन स्केल है। एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी मेन स्केल है, दिस इज अवर मेन स्केल 0। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 1, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 2। जरा बताना इस मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है? ये मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, दिस आई एम राइटिंग इन सेंटीमीटर। मैंने आपको एक मेन स्केल बना के दिखाई, उस मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी डिवीजन कौन सी है? व्हाट द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दिस मेन स्केल? व्हाट द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन दिस मेन स्केल? 1 mm पढ़ सकते हो आप। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 mm, तो मैं 1 mm पढ़ सकता हूं। अब वर्नियर स्केल क्या होती है? वर्नियर स्केल जो सबसे छोटा डिवीजन है, इस स्केल का सबसे छोटा डिवीजन, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन, सो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाउ मच? 1 mm।
इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको पढ़ना हो, वो आप कैसे पढ़ सकते हो? वो आप पढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल वो स्केल है जो मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन का भी क्या पढ़वा दे आपको? फ्रैक्शनल पार्ट पढ़वा दे। दिस टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज व्हाट? वर्नियर स्केल। इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? 1 mm के फ्रैक्शन को भी पढ़ा देगा, बिल्कुल सही बात है कैप्टन जैक स्पैरो। तो जो हमारी वर्नियर स्केल है ये 1 mm के फ्रैक्शन को भी पढ़ा लेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलें आगे। तो फिर वर्नियर स्केल में क्या होता है? वर्नियर स्केल में एक छोटी स्केल भी लगी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल बोलते हैं। सो अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्केल विच इज नोन एज व्हाट? वर्नियर स्केल दैट मूव्स अलोंग विद द मेन स्केल। जरा चेक करो, ये हमारा क्या है? वर्नियर कैलिपर है। ये वर्नियर कैलिपर के ऊपर ही हमारी मेन स्केल बनी हुई है। दिस इज द मेन स्केल ऑन वर्नियर कैलिपर। ये मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर के ऊपर, और इसमें एक छोटी स्केल लगी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो वर्नियर कैलिपर पे एक छोटी स्केल लगी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, विच इज नोन एज वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर स्केल क्या कर सकती है? मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकती है। इट कैन मूव ऑन दी मेन स्केल। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो वर्नियर स्केल होती है इसमें एक इंडेक्स मार्क लगा होता है। उस इंडेक्स मार्क्स को आप 0 ले सकते हो। अब वो इंडेक्स मार्क कैसा होता है? वो इंडेक्स मार्क आपको दिखेगा ये रहा, दिस इज द इंडेक्स मार्क। तो इस इंडेक्स मार्क को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? 0 कंसीडर कर लेते हैं। मेन स्केल किसको बोल रहे हैं? मेन स्केल बेटा दिखा है ना, मेन स्केल ही तो है, ये दिखाई ना मेन स्केल है, दिस इज द मेन स्केल। हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं इससे नहीं बेटा, ये बस हम बस पीपीटी में देखने के लिए बनाते हैं। ये वर्नियर स्केल को जब इन्वेंट किया था उसको बस पीपीटी में दिखाने के लिए बनाया था, इससे कोई मेजरमेंट नहीं होती है। फ्रॉम वर्नियर स्केल नो मेजरमेंट कैन बी डन। तो जब मैंने एग्जांपल दिया कि आपने वर्कशॉप में यूज की होगी, वर्कशॉप में भी आपको पीपीटी दिखाई होगी ऐसे कि देखो ये वर्नियर स्केल है हमारी, दिस इज द वर्नियर स्केल। इसकी रियल पिक्चर भी है मेरे पास, आई हैव द रियल पिक्चर ऑफ दिस। ये है हमारी वर्नियर स्केल। तो इसको बस पीपीटी में दिखाते हैं। चलें आगे। तो अभी पीछे कोई पूछ रहा था कि मेन स्केल क्या होती है? व्हाट इज मेन स्केल? ये हमारी मेन स्केल है, दिस इज द मेन स्केल। और इस मेन स्केल के ऊपर ये छोटी स्केल लगी होती है। इस छोटी स्केल को क्या बोलते हैं? इस छोटी स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकती है। इट कैन मूव ओवर दी मेन स्केल। एक और भी डायग्राम होगा इसका, आई हैव वन मोर डायग्राम। नहीं, रियल पिक्चर खत्म हो गई, बस यही है रियल पिक्चर, और नहीं है इसकी रियल पिक्चर कोई भी। तो सफिशिएंट रियल पिक्चर दिखा दिया आपको, सफिशिएंट रियल पिक्चर्स आर बीइंग शोन। तो हम बात क्या कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारी वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में एक इंडेक्स मार्क होता है जिसको हम क्या डिनोट करते हैं? जिसको हम बोलते हैं 0। भाई सारी प्रैक्टिकल बातें तो बता रहा हूं। मेन स्केल और वर्नियर स्केल में यूनिट सेम लिखा रहेगा। हाँ, यूनिट सेम लिखा रहेगा। अभी उस पर आ रहा हूं ना, अभी खत्म थोड़ी हुई, अभी बस मुंह से नाम निकाला है। बस आपको यही पता है कि मेन स्केल क्या होती है और वर्नियर स्केल क्या होती है। अभी एक एक करके सारे आएंगे, विल डिस्कस ईच पॉइंट 1 by 1। तो वहां तक पहुंचने दो पहले। अभी तो बस यही बताया कि वर्नियर स्केल में एक इंडेक्स मार्क होता है, उसके ऊपर 0 लिखा हुआ होगा, इट विल बी टर्म्ड एज 0। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो डिविजन्स होते हैं, जो डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर और मेन स्केल के ऊपर, ये अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। सो डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल कैन बी मेड आइदर शॉर्ट और कैन बी मेड आइदर बिग इन कंपैरिजन टू द मेन स्केल। जरा चेक करना, ये मैंने मेन स्केल बना के दिखा रखी है, दिस इज द मेन स्केल विच इज बीइंग शोन टू यू। ये एक डिवीजन है मेन स्केल का, ये एक डिवीजन है मेन स्केल का, ये एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का। डायग्राम स्केल पे नहीं है। जरा बताना किसका डिवीजन बड़ा है? मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है या वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा है? हुज वन डिवीजन इज बिगर? हुज वन डिवीजन इज बिगर? मेन स्केल का एक डिवीजन बड़ा है किससे? वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से। पर उल्टा भी हो सकता है, इट मे बी रिवर्स ऑल्सो। ऐसा भी मिलेगा आपको कि मेन स्केल की डिवीजन छोटी है एक और वर्नियर स्केल की डिवीजन बड़ी है। तो ये 1.5 हो गया, ये 3 हो गया। तो वर्नियर स्केल की डिवीजन बड़ी है, ये हमारे मेन स्केल की डिवीजन है, ये हमारे वर्नियर स्केल की डिवीजन है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मेन स्केल के डिवीजन छोटे हो, वर्नियर स्केल के डिवीजन बड़े हो।
ऐसा भी हो सकता है मेन स्केल का डिवीजन बड़ा हो, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा हो, तो दोनों के अलग अलग होते हैं। दैट विल बी रेट्रोग्रेड। बिल्कुल सही बात है अभिषेक साहू, आगे मत भागो, इनको बात समझ में नहीं आएगी आगे भागो तो, इनको धीरे धीरे समझानी पड़ती है। अभी सारी आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड भी आएगी, दिखाऊंगा अभी रेट्रोग्रेड वाली भी। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब, लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू कितनी पड़ सकती है हमारी वर्नियर स्केल। सो आई कैन से द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द वेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लीस्ट काउंट होता है इसका, जो इसका लीस्ट काउंट है वो किसके बराबर है? इट इज द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ one division of the main scale, one division of the main scale S, and one division of the vernier scale, one division of the vernier scale V. This will be termed as least count. अच्छा, ये least count कब लिखोगे आप? ये least count तब लिखोगे जब S की वैल्यू V से क्या हो? ज्यादा हो। When one division of the main scale is bigger than one division of the vernier scale. अगर हमारा V S से बड़ा हो जाए तो least count क्या लिखेंगे? हम V minus S कर देंगे। डायमेंशंस चेंज होंगे पर यूनिट सेम नहीं होगा ना दोनों स्केल का। हाँ, V माइनस एस। चलिए सर क्या रीजन है इसके पीछे? तो बेटा वो बताने कहाँ दे रहे हो आप? इसके पीछे क्या रीजन है वो बताने नहीं दे रहे आप। अभी तो बस मैंने ये बोला कि वर्नियर स्केल क्या होती है, मुंह से निकाला वर्नियर स्केल, क्या रीजन है इसके पीछे। तो वो रीजन समझने के लिए भैया पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है? पहले वाले एग्जाम्पल में S इज ग्रेटर देन V। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है? दूसरे वाले एग्जाम्पल में ये हमारा V है, ये वर्नियर स्केल की एक डिवीजन है और ये मेन स्केल की एक डिवीजन है। सो इन द सेकंड एग्जाम्पल V इज ग्रेटर देन S। इफ V इज ग्रेटर देन S, लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू V माइनस S। मतलब आपको क्या खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं अगर एक लाइन बोलूं एक टॉपिक के बारे में, 2 मिनट भी नहीं बोलने देते और आपको उसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाए? मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर कि एक टॉपिक जिसको हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि सर्वेइंग पढ़ा दो सर, सर्वेइंग पढ़ा दो, कभी नहीं पढ़ाई, सर्वेइंग में कुछ समझ में नहीं आता, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया आप लोगों में कि जो चीज मैंने अभी 1 मिनट के लिए बताई उसके बारे में सब कुछ समझ में आ जाए आपको? तो थोड़ी तो पेशेंस रखो भाई। सो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने बात करी कि वर्नियर स्केल क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज वर्नियर स्केल। ये एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं टू रीड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल और मेन स्केल। सेकंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? वर्नियर स्केल में एक छोटी स्केल होती है जिसको वर्नियर स्केल बोला जाता है, विच मूव्स अलोंग द मेन स्केल, जो मेन स्केल के अलोंग मूव करती है। In vernier scale, there is an index mark. There is an index mark which is termed as 0. There is an index mark which is termed as 0, जिसको हम 0 मार्क कर देते हैं। जो डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल के, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। किससे? मेन स्केल के डिवीजन से। जो लीस्ट काउंट होता है, जो लीस्ट काउंट होता है ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, प्रोवाइडेड मेन स्केल का डिवीजन बड़ा हो और वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या हो? छोटा हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है? चलो इस बात को समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट रीड वन एग्जाम्पल। अब जरा देखो, ये आपके सामने एग्जाम्पल बना हुआ है, ये वर्नियर कैलिपर है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। अब ये स्केल के ऊपर जो रीडिंग आई हुई है, मुझे वो रीडिंग बतानी है आपको। इसमें मैंने जो ड्राइंग बनाई है या जो आपके सामने वर्नियर बना हुआ है, इसमें जो वैल्यू आई है वो पढ़ के बतानी है। अब वो वैल्यू पढ़ के बतानी है। इस बात को समझने के लिए चेक करते हैं, इस बात को समझने के लिए चेक करते हैं। देखो, नीचे वाली हमारी वर्नियर स्केल है, दिस इज अवर वर्नियर स्केल, और ये हमारी मेन स्केल है। आप अपने हमेशा एक हैंड फोल्ड करके क्यों रखते हैं? इसलिए कि विकास बाबू मेरे से ये सवाल पूछे। अब मैं इस हाथ को फोल्ड करके नहीं रखूंगा, मैं बस इसी दिन का वेट कर रहा था। 13 साल से मैं इसलिए पढ़ा रहा था फोल्ड करके हाथ, कि एक दिन विकास बाबू प्रकट होगा और मुझसे वो सवाल पूछेगा।
अब तुमने ये सवाल पूछ लिया, अब देखो मैंने हाथ नीचे कर लिया। क्लियर है? चलो अब हम मेन काम कर ले। नाउ विल टेक अ रीडिंग ऑन दिस। अब इसको रीडिंग लेते हैं। इस रीडिंग को समझने के लिए जरा देखो, ये 40 लिखा हुआ है, 40 से पहले 9 लिखा हुआ है, 9 से पहले 8 लिखा हुआ है, और जो वर्नियर स्केल का 0 है वो किसके बाद स्टार्ट हुआ है? जो वर्नियर स्केल का 0 है वो किसके बाद स्टार्ट हुआ? 8 के बाद स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट आपको क्या वैल्यू दे दी इसने? आपको वैल्यू दे दी इसने 8 के बाद भी कौन सी वैल्यू दे रखी है? 8 के बाद इसने वैल्यू दे रखी है 8.5। सो 8.5, ये 8 है, ये 9 है, और 0 स्टार्ट हुआ 8.5 से। सो दिस इज 8.5। ये वैल्यू हमारी 40 है। इसका मतलब ये जो रीडिंग स्टार्ट हुई है कहां से स्टार्ट हुई है? दिस रीडिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम 38.5। अब ये मत बोलना सर ये तो 8.5 लिखा हुआ था, आपने 38 कैसे लिखा? मेन रीडिंग कौन सी थी हमारी? मेन रीडिंग थी 40। ये हमारी रीडिंग कौन सी है? 39। ये रीडिंग कौन सी बनी? 38। और ये वाली रीडिंग कौन सी बन गई? 38.5। सो 38.5। क्लियर है? चलो आप देखो, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब आपको ये चेक करना है कि जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है वो मेन स्केल के कितने डिवीजन पे जाके कोइंसाइड करता है। जरा चेक करना। इसको मिटाया, पहला डिवीजन नहीं कोइंसाइड किया, दूसरा डिवीजन कोइंसाइड नहीं किया, तीसरा कोइंसाइड नहीं किया, चौथा नहीं किया, पांचवा नहीं किया, छठा नहीं किया, सातवां नहीं किया। ये जरा चेक करो, आठवां डिवीजन कोइंसाइड कर गया। सो 8th डिवीजन इज कोइंसाइडेड। अब 8th डिवीजन कोइंसाइड कर गया, क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब मेन स्केल का जो सबसे छोटा वाला डिवीजन था, मेन स्केल का सबसे छोटा वाला डिवीजन कौन सा? मेन स्केल का सबसे छोटा वाला डिवीजन कौन सा था? लेट सपोज ये सेंटीमीटर में चल रहा है, दिस इज रनिंग इन सेंटीमीटर। हमारी ये रीडिंग रन कर रही थी सेंटीमीटर के अंदर, तो सबसे छोटी डिवीजन हो गई mm। mm का भी फ्रैक्शनल पार्ट, mm का भी फ्रैक्शनल पार्ट, कौन सा फ्रैक्शन? mm का भी फ्रैक्शनल पार्ट, कौन सा फ्रैक्शन हो गया? 1 mm है, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट है, 8वें पार्ट में जाके मिला। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। फ्रैक्शन को भी छोटा करो, फ्रैक्शन को भी छोटा किया, इसका मतलब 1 mm को भी छोटा किया, 0.8 mm। बिल्कुल सही बात है। सो 0.8 mm तो और छोटा कर दिया, 0.8 mm। तो 38.8 नहीं, 0.08। सो 38.58 mm। तो ये हाँ शामिल, बिल्कुल सही बात बताई आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो शामिल नहीं, शामिली। सो इट इज 0.8 नहीं है, 0.08 है। इट इज नॉट 0.8, 0.08। तो फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ना है आपको किसका? स्मॉलेस्ट डिवीजन का। तो हमारी रीडिंग कितनी निकल के आई? हमारी रीडिंग निकल के आई 38.58 mm। तो ये हमारा वर्नियर स्केल बन गया, दिस इज वर्नियर स्केल। क्लियर है? 8.58। हाँ बेटा 8.58 तब होता ना जब ये 10 होती, ये 10 थोड़ी है, 40 है ना। तो आपने सही बोला नीरज, इस बात को भी क्लियर किया ना मैंने। देखो इसकी आगे वाली रीडिंग कौन सी है? आगे वाली रीडिंग 40 है ना ये। अगर ये आगे वाली रीडिंग 10 होती तो आप बोल देते 8.58, पर आगे वाली रीडिंग 40 है, इसका मतलब ये कौन सी बनी? ये बना हमारी 38.58। सो यू आर करेक्ट, 8.58 प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ 40 देयर वुड हैव बीन 10। यहां पर 10 होता हमारा। क्लियर है? हाँ चलो, तो यहां तक की बात खत्म हुई, यहां तक की बात खत्म हुई। अब वर्नियर भी खूब तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्नियर विच आर अवेलेबल। अब कौन कौन से वर्नियर है एक एक करके उठाते हैं। सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ वर्नियर विच आर अवेलेबल दैट विल बी डिस्कसिंग। एक बार रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दूं भैया। यहाँ पे 40 था, इससे छोटी वैल्यू पे गया तो 39 हो गया, इससे और छोटी वैल्यू पे गया 38 बन गया। ये आपको मिड पॉइंट मिला, इसका मिड पॉइंट मिला मतलब 38.5, तो ये 38.5 हमारा, तो ये हमारा 38.5। तो दिस वैल्यू इज 38.5, 38.5। अब नीचे वर्नियर स्केल निकाली, वर्नियर स्केल निकाली, फिर वर्नियर स्केल के डिवीजन मैंने देखे कहाँ पर जाके ये मेन स्केल के डिवीजन को मिल रहा है। ये फिर काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8। तो 8वें डिवीजन पे जाके मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल के 8 डिवीजन जाके कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल के डिवीजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो सबसे छोटा डिवीजन था मेन स्केल के ऊपर,
सबसे छोटा डिवीजन कौन सा था मेरा? सबसे छोटा डिवीजन कौन सा था मेरा? द स्मॉलेस्ट डिवीजन वाज mm। उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट, यानी उसका भी 1/10वां हिस्सा कर दिया मैंने, वो वाली वैल्यू निकल के आई है। दैट वैल्यू इज बीइंग मेजर्ड, उस वैल्यू की मेजरमेंट कर दी। हाँ, 38.58 विल बी इन सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। तो 0.8 जो बोल रहे थे, जब कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर के अंदर, ये लिखे थे 0.8। अच्छा, ये mm या सेंटीमीटर बोल रहे हो? ठीक है, तो सेंटीमीटर में डालना है, सेंटीमीटर में डाल दो। लो, तो 0.8 mm यानी 0.08 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर में ले लो, mm में ले रहे हो तो mm में ले लेना। वो वैल्यू कोई लिखी नहीं हुई इसके ऊपर, ये 40 लिखा हुआ है, ना mm लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मैंने उसको mm में ले लिया था। आप सेंटीमीटर में लेना चाहते सेंटीमीटर में ले लो। अगर सर वर्नियर में 24 पे लाइन क्रॉस करेगा तो क्या ये 10 से पहले था, अगर 10 से ज़्यादा होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो कंडीशन भी आएगी, भी देख लेंगे आगे। दैट कंडीशन कैन ऑल्सो बी रेड। तो अगर वो 10 से ज़्यादा आ जाएगा तो वो कंडीशन देख लेते हैं अभी, दैट कंडीशन विल सी। तो हमने वर्नियर स्केल कैसे रीड करते हैं उसका एक एग्जाम्पल दे दिया, वन एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन टू यू। अब कितने तरह के वर्नियर है उसको देखते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्नियर विच इज अवेलेबल, फर्स्ट टाइप ऑफ वर्नियर इज नोन एज डायरेक्ट वर्नियर स्केल। तो पीछे जो वर्नियर बना के दिखाया है उसको बोलते ही डायरेक्ट वर्नियर स्केल है। पीछे जो आपको वर्नियर दिखाई थी उसको बोलते ही डायरेक्ट वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की नीड क्यों पड़ी? ताकि इतनी छोटी वैल्यू पढ़ पाओ। अगर वर्नियर स्केल नहीं होती तो आप तो बस क्या पढ़ पाते, 38.5 तक ही पढ़ पाते। अगर वर्नियर स्केल नहीं होती, मेन स्केल पे तो आप बस यही पढ़ पा रहे थे। क्योंकि वर्नियर स्केल आ गई, हम और छोटी वैल्यू पे चले गए। ये और छोटी वैल्यू पढ़ ली ना आपने, यू हैव रेड वन मोर स्मॉलर वैल्यू, इसलिए जरूरत पड़ी हमें वर्नियर स्केल की। तभी तो बोला था ये स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस होता है जो सबसे छोटे डिवीजन के फ्रैक्शनल पार्ट को भी पढ़ लेता है। तो जहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो वहां पे वर्नियर स्केल यूज करते हैं, देयर वर्नियर स्केल इज यूज्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहली वर्नियर स्केल है हमारी डायरेक्ट वर्नियर स्केल। डायरेक्ट वर्नियर स्केल वो स्केल होती है जिसमें वन डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल इज स्लाइटली शॉर्टर देन दी वन डिवीजन ऑन दी मेन स्केल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट वर्नियर स्केल वो स्केल होती है जिसमें एक डिवीजन वर्नियर स्केल पे छोटा होता है, किससे? मेन स्केल से, यानी एस की वैल्यू बड़ी होती है किससे? वी से। इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल जो रीडिंग होती है हमारी मेन स्केल के ऊपर और वर्नियर स्केल के ऊपर सेम डायरेक्शन में बढ़ती हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मेन स्केल की डिवीजन वर्नियर स्केल से बड़ी है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी। अब मुझे निकालना है लीस्ट काउंट, इसके ऊपर दोबारा ऑब्जेक्टिव बनेगा लीस्ट काउंट के ऊपर। लीस्ट काउंट क्या होता है? व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज लीस्ट काउंट? सो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू एस माइनस वी, डिफरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, ये होता है हमारा एस माइनस वी। अब किसकी एक डिवीजन छोटी है? वर्नियर की एक डिवीजन छोटी है। तो लेट अस सपोज n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्यों? क्योंकि मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है तो नंबर ऑफ डिविजन्स क्या लगेंगे? छोटे लगेंगे। तो n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जैसे पीछे हुआ था। तो इसको सॉल्व करके मैंने क्या निकाल लिया? वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकाल लिया। लीस्ट काउंट क्या होती है? s माइनस वी होती है। वैल्यू पुट करो जरा। सो दिस विल बी इक्वल टू s माइनस n-1 s बाय, सो s बाय n। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो ये बना ns माइनस ns, सो माइनस ns प्लस s बाय n। तो ये कैंसल आउट हो गया। लीस्ट काउंट क्या आ गई? लीस्ट काउंट आ गई हमारी s बाय n, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। तो लीस्ट काउंट कम्स आउट टू बी s बाय n, जिसमें s क्या है? s इज लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी है? क्लियर है? मेन स्केल की डिवीजन। चलो नेक्स्ट ऑफ द स्केल इज डबल वर्नियर। अब क्या होता है डबल वर्नियर?
डबल वर्नियर स्केल वो स्केल होती है जिसके दोनों तरफ फिगर मार्क होते हैं. सो वर्नियर स्केल इन विच मेन स्केल इज फिगर्ड इन बोथ द डायरेक्शंस, दैट वर्नियर इज नोन एज डबल वर्नियर. तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो वर्नियर स्केल जिसमें मेन स्केल के दोनों तरफ मार्किंग मिले, इसको हम क्या बोल देते हैं? डबल वर्नियर बोल देते हैं. अब आपको ये आएगा, सर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार ऐसी भी रीडिंग लेनी पड़ जाती है जिसके दोनों तरफ मुझे मेजरमेंट लेनी हो, तो आपको स्केल बार बार चेंज नहीं करनी पड़े. तो पिछली वाली स्केल में तो क्या था? पिछली वाली स्केल में रीडिंग एक तरफ ही बनी हुई थी, पर अगर मेन स्केल के दोनों तरफ रीडिंग बनी हुई है तो आपको बार बार मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा. तो कई बार ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली फील्ड में, मेरे को दोनों तरफ रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं डबल वर्नियर. इसका लीस्ट काउंट भी कितना है? S/N है. दिखने में कैसे लगती है? ये देखो, दिस इज अवर डबल वर्नियर. देखो दोनों तरफ रीडिंग बनी हुई है, सो रीडिंग्स आर बीइंग मार्क्ड ऑन बोथ दी साइड्स. तो डबल वर्नियर वो वर्नियर होता है जिसमें रीडिंग दोनों तरफ मार्क्ड होती है, वे रीडिंग्स आर मार्क्ड ऑन बोथ दी साइड्स. तो उसका एग्जांपल बना हुआ है यहाँ पे. सर मजा आ गया वर्नियर देख के. चलो भाई मजे लो, यहाँ पर भी डाउट क्लियर है सारे. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया इनको, डाउट कुछ है नहीं. नेक्स्ट ऑफ दी स्केल इज रेट्रोग्रेड वर्नियर. दोनों तरफ वर्नियर भी लगा हुआ होगा, हाँ बिल्कुल, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल वर्नियर. द नेक्स्ट ऑफ दी वर्नियर इज नोन एज रेट्रोग्रेड वर्नियर. दूसरा जो वर्नियर अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर. अब क्या है रेट्रोग्रेड वर्नियर? रेट्रोग्रेड वर्नियर इज द टाइप ऑफ द वर्नियर इन विच division on the vernier scale is slightly longer than the division on the main scale. retrograde vernier में V की वैल्यू S से ज्यादा होती है. So retrograde vernier is that vernier in which the division on the vernier scale is slightly greater than the division on the main scale. अब यहां पर क्या होता है? In case of retrograde vernier, the reading on the main scale and the vernier scale increases in the opposite direction. रेट्रोग्रेड वर्नियर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होती है. इस बात को समझने के लिए डायग्राम है आपके सामने, सीधी डायग्राम. ऊपर वाली हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, सो मेन स्केल की रीडिंग इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. पर जो वर्नियर स्केल होगी, ये रेट्रोग्रेड का फिर एग्जाम्पल नहीं है, वर्नियर की भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज नॉट द डायग्राम ऑफ दिस. रेट्रोग्रेड का डायग्राम नहीं है. रेट्रोग्रेड का डायग्राम अभी दूसरे पिक्चर में दिखा दूंगा, वो भी हमारी डायरेक्ट वर्नियर स्केल आ गई. सो दोनों साइड में सेम रीडिंग है, प्लीज ना डबल वर्नियर. हाँ दोनों साइड में सेम रीडिंग है, दोनों साइड में सेम रीडिंग मिलेगी. हाँ वो डायरेक्ट ही आ गई, वो ये पिक्चर भी डायरेक्ट का ही आया हुआ है. तो दिस पिक्चर इज ऑल्सो ऑफ डायरेक्ट. लिख दो भाई, ये तो बोलोगे सर रेट्रोग्रेड में ये वाला डायग्राम दिखा दिया. तो रेट्रोग्रेड वर्नियर वो वर्नियर होता है जिसमें मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती है. अब क्योंकि पीछे वो ऐसे ही था तो मेरे को तो बना के दिखाना ही है, मैं बना के दे देता हूं उसे. डायग्राम डायरेक्ट वाला अवेलेबल नहीं है, हम तो बना ही सकते हैं, तो हम बना देंगे, हमें बनाने में क्या दिक्कत है. सो 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारी मेन स्केल है. दिस इज अवर मेन स्केल एंड दिस इज अवर वर्नियर स्केल. नीचे हमारी वर्नियर स्केल लगी हुई है, तो नीचे हमारी वर्नियर स्केल लगी हुई है. तो दिस इज अवर वर्नियर स्केल. सो वर्नियर स्केल ये हमारा इंडेक्स मार्क है 0, 10, 20, 30, 40. सो दिस इज अवर वर्नियर स्केल. सो दिस टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज रेट्रोग्रेड स्केल. ये हमारी रेट्रोग्रेड स्केल है. दोनों साइड सेम रीडिंग ही ले पाएंगे ना डबल वर्नियर में. हाँ दोनों साइड सेम रीडिंग ही ले पाओगे वर्नियर में, डबल वर्नियर में. बस फर्क ये कि आपको स्केल को चेंज नहीं करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू चेंज द स्केल. तो कई बार हमें मेजरमेंट दोनों तरफ की चाहिए होती है, वी रिक्वायर द मेजरमेंट ऑफ आइदर साइड. तो स्केल को मैंने बीच में रखा, यहां की भी रीडिंग ले ली और यहां की भी रीडिंग ले ली. पर अगर एक तरफ ही स्केल होती हमारी तो आप एक तरफ की रीडिंग ले पाते, दूसरे तरफ की रीडिंग नहीं ले पाते. इसलिए डबल वर्नियर स्केल यूज की जाती है, जहां पर रीडिंग दोनों साइड एक साथ ली जा सके. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डबल वर्नियर.
तो रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या था? रेट्रोग्रेड वर्नियर वो वर्नियर था जिसमें मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करे। दूसरा, यहां पे जो वर्नियर है उसका एक डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा होता है। क्लियर है? वर्नियर का वन डिवीजन लार्जर होगा, बिल्कुल सही बात है। वी इज मोर देन एस, देखो लिखा है, तो वी एस से ज्यादा है, so V is more than S। अब जरा चेक भी करो, n divisions of vernier coincides with n plus 1 division of main scale। तो n division of vernier coincides with n plus 1 division of main scale। यहां से आपने क्या निकाल लिया? V निकाल लिया। V is equal to n plus 1 S by n। तो इस बार लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी? V minus S हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू n plus 1 S by n minus S। ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। सिंप्लीफाई करो, दोबारा से क्या निकल के आ गया? अगर दोबारा से सिंप्लीफाई करूं तो NS कट गया, लीस्ट काउंट कितनी आ गई? S बाय n आ गई। तो डायरेक्ट वर्नियर हो, डबल वर्नियर हो, चाहे रेट्रोग्रेड वर्नियर हो, लीस्ट काउंट क्या निकल के आती है? लीस्ट काउंट हमारी S बाय n ही निकल के आ रही है। सो लीस्ट काउंट इज कमिंग आउट टू बी S बाय n। क्लियर है? तो इट इज S बाय n। डबल वर्नियर में V और S कौन बड़ा होगा? S इज ग्रेटर देन V। डबल वर्नियर डायरेक्ट वर्नियर ही है, बस उसमें रीडिंग दोनों तरफ है, रीडिंग्स आर ऑन बोथ दी साइड्स। इन न्यूमेरिकल इफ नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वर्नियर देन विच टाइप वी यूज। तो आप ये बोल रहे हो कि सवाल में ये मेंशन्ड नहीं है, तो आप कौन सा वर्नियर यूज करोगे? तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे ये बताओ, फिल इन दिस ब्लैंक। तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, पहले इसका जवाब देना। ये एक ब्लैंक लिखा है मैंने, इसको फिल करो पहले। फिल दिस ब्लैंक। जरा जवाब बताओ इसका। बताओ ये ब्लैंक में क्या आएगा? ये सवाल पूछा है। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि ब्लैंक भरो, बताना इसका क्या आएगा। भाई जब सवाल में देख नहीं रखा, तो जब सवाल में देख नहीं रखा तो मैं कैसे ले लूंगा उसके अंदर अपनी मर्जी से? तो अगर उसको सवाल का जवाब चाहिए तो सवाल भी तो पूरा देना पड़ेगा। मतलब सवाल पूरा पूछा नहीं, जवाब पूरा चाहिए आपको। फिगर होगा तो देखकर बता देंगे भैया, वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, बट सवाल में जानकारी पूरी होगी तभी सवाल बनेगा। अब ये एक ऐसा सवाल बनाया अपने दिमाग में इसने जिसमें जानकारी नहीं दी है, पर वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर अगर ऐसा सवाल आया जिसमें उसने डाटा पूरा नहीं दिया तो उस समय मैं क्या करूंगा। तो उस समय जो बचे हुए सवालों में डाटा पूरा दिया हुआ है उसको भी करके आओगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो अगर ऐसा सवाल आया जिसमें डाटा गिवन नहीं है आपको आंसर निकालने के लिए, तो बचे हुए सवाल जिसमें डाटा गिवन है अगर आप उसको कराओगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? ये हो गया भाई। डाटा तो देगा ना वो, बिना डाटा के कैसे काम करेगा? नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ वर्नियर, नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ वर्नियर इज एक्सटेंडेड वर्नियर। अगला जो वर्नियर है इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड वर्नियर। अब एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एक्सटेंडेड वर्नियर? कई बार क्या होता है, इन सम केस व्हाट हैपेंस दैट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, दैट डिवीजन ऑन द मेन स्केल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो कई बार ऐसा होगा मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो बहुत ही पास है, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इफ द वर्नियर वर ऑफ नॉर्मल लेंथ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कई बार मेन स्केल के ऊपर डिवीजन बहुत ही पास होते हैं। तो कई बार मेन स्केल के ऊपर डिवीजन बहुत ही पास होते हैं, और अगर आपने वर्नियर नॉर्मल स्केल का यूज किया आप इसको पढ़ ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट। क्लियर है? तो फिर उस सिचुएशन में क्या करते हैं? उस सिचुएशन में एग्जैक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम एक्सटेंडेड वर्नियर को यूज करते हैं। इन दैट सिचुएशन वी टेक द हेल्प ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। अब एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एक्सटेंडेड वर्नियर? इन एक्सटेंडेड वर्नियर 2n1 माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिवीजन ऑफ द वर्नियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन एक्सटेंडेड वर्नियर
2n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो मुझे यह बताना किसकी वैल्यू बड़ी है। सो 2n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो v बड़ा होगा या n बड़ा होगा? हुज वैल्यू इज बिगर? किसकी वैल्यू बड़ी निकल के आएगी? v बड़ा है या n बड़ा है? तो whose value will come out to be bigger? अब यहां से तो देख के बता दो, फ्रॉम हियर यू कैन एनालाइज। भाई यहीं से देख के बता दो किसकी डिवीजन किससे मैच कर रही है। एग्जाम्पल ले लो, टेक द वैल्यू ऑफ n। तो लेट अस सपोज अगर कोई चीज डायरेक्टली नहीं क्लिक करती है तो एग्जाम्पल ले लिया करो। n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6 यानी 5s इज इक्वल टू 3v। 5s 3v के बराबर है। अब बता दो कौन बड़ा है? 5s 3v के बराबर है। अब तो बता ही सकते हो कि v की वैल्यू बड़ी है किससे? s के कंपैरिजन में। क्लियर है चीज? तो कई बार ऐसा होता है कि मेन स्केल के ऊपर डिवीजन बहुत ही छोटे हो जाते हैं। उस समय अगर आपने नॉर्मल वर्नियर यूज किया तो आप उसे पढ़ ही नहीं पाओगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सटेंडेड वर्नियर को यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी टेक द हेल्प ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर। फिर से एक्सटेंडेड वर्नियर की लीस्ट काउंट कितनी आती है? लीस्ट काउंट ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? s/n। सॉल्व करके निकाल सकते हो, यू कैन सॉल्व। पिक्चर में देखना है इसको, यू हैव टू सी दिस इन द पिक्चर। जरा ये देखो, एनालाइज दिस। तो ये पिक्चर बनी हुई है। हाउ मेनी डिविजन्स ऑफ, जरा चेक करना कितने डिविजन्स है मेन स्केल के ऊपर। आपके सामने एक मेन स्केल बनी हुई है, वर्नियर स्केल बनी हुई है। कितने डिविजन्स है मेन स्केल के ऊपर? हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑन द मेन स्केल? तसल्ली से सोच के बताना। फोर्टी 8 39। और ध्यान से देखो कितने डिविजन्स है। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर? 40 डिविजन्स आर देयर। 10 बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव। अरे भैया डिवीजन देखना ना, नीचे वर्नियर से भी तो मैच कराना है। ये हमारा वर्नियर स्टार्ट हुआ 0 से और वर्नियर के 10 डिवीजन, तो 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर, 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर। और ऊपर मेन स्केल के कितने डिविजन्स हैं? 40 तक तो पहुंच ही गए थे यहाँ पे, यू हैव रीच्ड अप टिल 40। ये 35 है, बीच में 5 डिवीजन है, यानी ये क्या बना? 39 बना। इसका मतलब 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर आर इक्वल टू 39 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? एक्सटेंडेड वर्नियर। तो यहां पर क्या रिलेशनशिप निकल के आई? व्हाट इज द रिलेशनशिप दैट इज बीइंग ड्रॉन हियर? तो n डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू 4s और इज इक्वल टू 4n-1 टाइम्स ऑफ s। ये हमारी एक्सटेंडेड वर्नियर है। तो आ गया 10, यहां पर डालोगे 40 - 1 39 आ गया। सो इट कम्स आउट टू बी 39। तो एक्सटेंडेड वर्नियर का एक एग्जांपल है आपके सामने। कितना टाइम लगेगा सर्वे के ऊपर? वो डिपेंड करता है एरिया कितना सर्वे कर रहे हो, इट डिपेंड्स। तो कितनी टाइम लगेगी सर्वे को? आप बताओ कितने एरिया में सर्वे करनी है आपको और कितनी कॉस्ट अवेलेबल है। तो उतना ही, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा एरिया सर्वे करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। कम एरिया सर्वे करना है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट और डबल वर्नियर में बेसिक डिफरेंस टाइम सेविंग ये है। हाँ बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट और डबल में बेसिक डिफरेंस टाइम ही है, कि टाइम सेविंग है उसके अंदर। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्यों यूज करते हैं? रेट्रोग्रेड वर्नियर फिर से मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर आपको और माइन्यूट रीडिंग उठानी है तो उस समय रेट्रोग्रेड वर्नियर यूज किया जाता है। लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल है आपके पास, स्केल बड़ी बनाई हुई है, स्केल बड़ी बनाई हुई है, छोटी डिटेल शो करेगी कंपेयर टू स्मॉल, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी स्केल लार्ज है तो छोटी जो डिटेल्स है वो भी आ जाएंगे निकल के, स्मॉल डिटेल्स विल ऑल्सो कम आउट। एक एग्जाम्पल देंगे क्या दोनों तरफ की रीडिंग लेंगे? एक एग्जाम्पल देंगे दोनों तरफ की रीडिंग लेंगे। अब दोनों तरफ की रीडिंग लेनी है आपको, दोनों तरफ की रीडिंग लेनी है, उठा लो कोई सा भी यूनिट,
कोई सा भी यूनिट उठा लो सर ही जवाब दो इनको चुपचाप सुने और पढ़े। हाँ चलो ठीक है। ये बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल देना है जहाँ पे मुझे दोनों तरफ की रीडिंग उठानी है, आई हैव टू टेक, तो वर्नियर स्केल यूज़ करनी है, दोनों तरफ की रीडिंग उठानी है और डायमेंशंस भी छोटी होनी चाहिए। डायमेंशन शुड ऑल्सो भी कंपेरेटिवली स्मॉलर, तो डायमेंशन भी मेरी कंपेरेटिवली छोटी होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में मार्किंग बनी हुई है, मार्किंग्स आर बीइंग ड्रॉन ऑन द टेस्ट ट्यूब। तो ये मार्किंग बनी हुई है टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्लियर है। रेलवे ट्रैकिंग कहीं पर भी हो सकता है, वो तो एग्जाम्पल ही तो पूछ रहा है आपसे। तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, दिस इज अवर टेस्ट ट्यूब। इसमें पानी का लेवल है, और इसमें सॉलिड डिपॉजिट कर गए, सॉलिड्स हैव डिपॉजिटेड। तो अब आपको ये मेजर करना है कि सॉलिड कितने लेवल तक डिपॉजिट कर गए। तो सॉलिड कितने लेवल तक डिपॉजिट कर गया उसकी मेजरमेंट करनी है। तो इसके सामने क्या रखा आपने, इसके सामने आपने वर्नियर रखा और वर्नियर से मेजरमेंट ले रहे हो दोनों तरफ की, ताकि आप एक साथ एवरेज ले आओ। अब मैंने इसके बगल में लगाया है, बगल में नहीं लगाना है, इसके सामने लगाना है। तो अब आपको जो वर्नियर स्केल है वो उसके सामने लगानी है डिपोजिशन को मेजर करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेजर द डिपोजिशन। तो एक एग्जांपल आ गया, आपको सेटलमेंट पता करनी है सॉलिड्स की ट्यूब के अंदर, यू हैव टू मेजर द सेटलमेंट ऑफ द सॉलिड्स इन द ट्यूब। चलो आज के लिए सफिशिएंट है।